ओके, तो पार्ट 4 में आप सबका फिर से स्वागत है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ। एंड ऑल्सो ये पार्ट लास्ट पार्ट रहने वाला है। इस पार्ट को आपने लास्ट तक देख के ये वाला चैप्टर अच्छे से पक्का कर लेना है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट लास्ट टॉपिक, राइट? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ। इस वाले टॉपिक से आपको ये समझना है कि इंडिया की पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, राइट? तो पहले तो समझते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्रोथ का अच्छे से मतलब, राइट? अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, लेटेस्ट सेंसस हमारा 2011 में हुआ था। ईच 10 ईयर में, मतलब एवरी 10 ईयर में एक सेंसस होता है, जनगणना होती है कि कितनी पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट कितना बढ़ा कितना घटा, वो सारी चीजें, राइट? तो 2011 सेंसस के हिसाब से ध्यान देना, इंडिया हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 121 करोड़, राइट? इस सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ इतने पैसे नहीं कमाए। ये आप समझो 121 करोड़ पॉपुलेशन की बात हो रही है कि भाई इस सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ हमारे देश की आबादी थी। मतलब जो वो रिटर्न वाली होती है ना, ऑन पेपर वाली, भले ज्यादा होगी बट हाँ ये काउंटेबल वाली पॉपुलेशन की बात हो रही है कि भाई इतनी थी, मेकिंग इट द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अभी इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है ऑफिशियल, बिकॉज लास्ट सेंसस तो हो नहीं पाया आफ्टर 2011, 21 में होना था, ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया, राइट? अब जब भी होगा देखेंगे, लेकिन अनऑफिशियली इंडिया टॉप पर आ चुका है। अब चाइना के बाद इंडिया आएगा, पहले आफ्टर चाइना था। इतना सा डिफरेंस है, राइट? हम टॉप पे आ चुके हैं, मजा आ गया भाई, पहले क्लैपिंग करोगे आप। हम टॉप पे आ चुके हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में, हम टॉप पे आ चुके हैं। किसके मामले में आ चुके हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मामले में। यस, हंसना नहीं है, बस समझना है, राइट? हम और किसी चीज में तो आ नहीं सकते, तो यार चल ग्रोथ रेट पे ही आ जाते हैं, राइट? क्यों नहीं आ सकते? हमारा देश कम नहीं है भाई किसी से, राइट? ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, विश्वास रखो और अच्छे से आगे बढ़ो, राइट? इसका मतलब यही है। बाकी तुम्हें ऐसे समझ लेना है कि इंडियन पॉपुलेशन का जो टोटल पॉपुलेशन की सेंसस लाइक 11 में हुई थी, उसके हिसाब से 121 करोड़ आबादी है, बल्कि अभी ज्यादा है, राइट? ऑल्दो इंडिया हैज अ लार्ज पॉपुलेशन नाउ, बहुत बड़ी जनसंख्या है अब इंडिया में, दिस हैज नॉट ऑलवेज बीन द केस, द रेट ऑफ ग्रोथ हैज फ्लक्चुएटेड। आपको पता है इंडियन पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में जो मतलब ग्रोथ देखी जाती है ना, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये सब कुछ, राइट? तो कम ज्यादा चलता रहता है। कम ज्यादा इन द सेंस, आज हमने ज्यादा पैसे कमा लिए तो जरूर थोड़ी हमें से ज्यादा कमाएंगे, कम पे भी आ सकते हैं, या फिर आज हमारे पास भर के पैसे हैं तो हमेशा टिके रहे। फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, राइट? खैर, कॉन्सेप्ट को समझो। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 1901 and 1951 was only 1.33%, which was a moderate pace of expansion. देखो, इन ईयर्स में हमारे देश की पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को मतलब मॉडरेट पेस ऑफ एक्सपेंशन कहा जाता था। एक्चुअली क्या है, इस टाइम पर टेक्नोलॉजीज नहीं थी, काफी चीजें नहीं थी, तो भाई ठीक है, मॉडरेट पेस ऑफ एक्सपेंशन इस टाइम पर हुआ करता था। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, ग्राफ अगर आ जाए, ग्राफ आ जाए तो ग्राफ भी जब ही अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको पता हो इस ईयर में मॉडरेट रेट ऑफ एक्सपेंशन, राइट? परसेंटेज वाइज भाई इतना था। फ्लक्चुएशन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ऐसे समझना है आपने, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, राइट? in actuality there was a negative growth rate of 0.03% from 1911 and 1921। एक्चुअलिटी क्या थी इस ईयर में भाई? इतना था ग्रोथ रेट, पहले इतना था, अब इतना आ गया, तो इसे हम नेगेटिव कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन 1819 which claimed the lives of 12.5 million people or 5% of the nation's total population, right? अब आपने ये चीज समझनी है कि फ्लक्चुएशन के जो कारण हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं।
लेट से आज हमारे देश की जनसंख्या का रेट ज्यादा है, 10 साल बाद हो सकता है कम हो जाए। कम होने का रीजन ये हो सकता है हमारे देश में भुखमरी आ गई, हमारे देश में भूकंप आ गए, हमारे देश में स्टारवेशन आ गया, तबाह हो गया सब कुछ, फिर वो ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। इसी वजह से मतलब हाँ एक एग्जाम्पल है, इसको आपने समझना है कि भाई नेगेटिव ग्रोथ रेट का एग्जाम्पल हमारे देश में 9011 9021 ग्राफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आप सबको कि ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, है ना, कि भाई ये जो फ्लक्चुएशंस पहले थी इंडियन पॉपुलेशन में, राइट, और भाई क्या सर मजा आ गया 1.33 से सीधा हम इस पे आ गए, बट आगे वाली लाइन ने एकदम से वो कर दिया कि भाई भूखमरी की वजह से ये चीज कम हुई थी, मतलब फेमाइन वगैरह आई थी हमारे देश में, जिस वजह से काफी लॉस हमारे देश की जनसंख्या का हुआ था। ये आपने याद रखना है, आई होप आपको समझ आ रहा हो, राइट। अब increase level of control over famines and epidemic diseases were the primary causes of the drop in the death rate after 21। डेथ रेट्स ज्यादा बढ़ गए थे 21 के बाद, बिकॉज फेमाइन्स लो, एपिडेमिक डिजीजेस लो, महामारी लो, बीमारियां लो, इस वजह से। अब आपको मैं बता दूं 1921 एक एग्जांपल है, 2021 में सेंसस होना था, यस हो सकता है उस टाइम पर भी कुछ नेगेटिव होता, क्योंकि भाई करोड़ों में डेथ हुई थी और पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से इन्फ्लुएंस था, इन्फ्लुएंस नहीं मतलब शिकार था, प्रभावित ऐसे इंटेंशनली नहीं कहेंगे, बट हाँ जो महामारी कोरोना वायरस के टाइम पे आई थी वो पूरे विश्व को मतलब बहुत नुकसान देके गई थी, ये आपने समझना है, राइट। खैर इस वजह से मतलब प्राइमरी कॉज माना गया था ये मतलब एपिडेमिक डिजीजेस ओवर फेमाइन्स 1921 का 1921 का, राइट। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, अब हम जब आजाद हो गए फ्रॉम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन ग्रू एट अ सिग्निफिकेंटली फास्टर रेट रीचिंग 2.2% बिटवीन 61 एंड 81। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ग्रोथ रेट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। अब भाई हम आजाद हो गए, अंग्रेजों से मुक्त हो गए और एकदम से सेल्फ रूल स्टेब्लिश कर लिया, सेल्फ गवर्निंग आ गई, एकदम डेमोक्रेसी आ गई, तो हमारे देश में जनसंख्या भी थोड़ा मतलब बढ़ने लगी, एक तेजी से ग्रोथ रेट एक फास्टर लेवल पे इंक्रीज होने लगा 61 81 के टाइम पे, राइट। सिंस देन डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन द एनुअल ग्रोथ रेट इट हैज रिमेन्ड अमंग द हाईएस्ट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। और यहीं से हमारा मतलब जो देश है बेसिकली डेवलपिंग नेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में तो आज तक नंबर 1 पे आ गया है, हालांकि पूरे विश्व में आ चुका है, राइट। अभी सेंसस होगा तो इंडिया टॉप पे दिखेगा आपको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के मामले में। फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, अब 10 साल बाद हमें नहीं पता क्या होगा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना ही कोई और, राइट, बोल भी दे तो भी नहीं पता किसी को, पागल बनती वाली बातें होती हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाएगी कुछ नहीं होगी, वो सब बस भाई अपने आप को बढ़ाने वाली बात हो जाती है, सिंपल। आई होप समझ आ गया हो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट मतलब इसी के पार्ट पे, दीज अप्स एंड डाउन्स रूट कॉज, मतलब रूट कॉजेज समझेंगे, रूट कॉजेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में जड़ में जो कारण मतलब देखे जाते हैं अप्स एंड डाउन्स में, थोड़ा इसको हमने पॉइंटर वाइज समझना है। एपिडेमिक्स, हाँ रूट कॉज होता है सबसे बड़ा महामारी, एपिडेमिक्स डिजीजेस दैट आर कॉन्टेजियस एंड अफ्लिक्ट थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर अ वाइड एरिया। कोई भी बीमारी आती है ना लगभग हजारों लोगों को शिकार बना के जाती है। लाइव एग्जांपल है आप सबके सामने कोरोना वायरस, बेशक आपने 1921 का मैंने भी नहीं देखा, है ना, 18 का मैंने भी नहीं देखा, बट अभी लाइव एग्जांपल है कोरोना वायरस, हजारों की संख्या में उड़ा के लेके जाती है भाई, रूट कॉज है एपिडेमिक्स, ध्यान रखना, राइट। फॉर इंस्टेंस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, राइट, पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुआ था। अब यहां पे तुम कोरोना वायरस का एग्जांपल भी दे सकते हो, दैट इज कोविड-19, भाई इसका भी यही एग्जांपल आ सकता है, लेटेस्ट एग्जांपल एकदम आपके आंख के सामने का एग्जांपल, राइट। You choke to death because it affects the throat and oral cavity। अच्छा ये वाली जो बीमारी थी ना बेसिकली गले में मतलब ऐसे गले से दिख रही थी, जैसे कोरोना वायरस में खांसी आ रही थी, जुकाम आ रहा था, कोल्ड हो रहा था, होता है ना सिम्टम्स,
सिम्टम्स होते हैं, मतलब वायरस के, बीमारियां मतलब जो फैल रही हैं उस चीज के, तो इसने ज्यादातर इफेक्ट इस चीज पे किया था, राइट। तो तुम्हें ऐसे ध्यान रखना, इट इज थॉट टू हैव क्लेम्ड मोर लाइफ देन एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा तगड़ी बीमारी थी भाई, तगड़ी, थ्रोट गले की समस्या उत्पन्न कर रही थी, डेथ रेट्स बहुत बड़े थे इस टाइम पे, ये सबसे बड़ा रूट कॉज माना जाता है। बार बार बोल रहा हूं, कोरोना वायरस भी आप ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो, आपके सामने का एग्जांपल है, राइट। इसके सिम्टम्स भी आपको बताएं, सिंपल, बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन। ये भाई देखो, आप साफ सफाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली दिक्कतें आएंगी यार। देखो पता है क्या, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बट वेरी ऑनेस्टली हम बीमारी को बुलावा खुद देते हैं, वेरी ऑनेस्टली हम खुद देते हैं यार। हम खा के ढंग से हाथ नहीं धुल रहे, हैंड वॉश नहीं कर रहे, सैनिटाइजर हम लेके चल रहे थे सिर्फ 2020-21-22, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं खुद की भी बात करूं तो भाई सही बात है, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, हमें हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखना है, बीमारी को हम खुद दावत देते हैं, राइट। और बीमारी एक ऐसा गेस्ट है जो बिन बुलाए आ जाता है, बिन बुलाए आ जाता है, एक ऐसा गेस्ट है, बिना बुलाए आएगा, राइट। और कैसे आएगा, क्योंकि उसको चाहिए ऐसी ऐसी जगह भाई जहां पे गंदगी हो रही हो वहां घुसो, समझो आप इस चीज को। तो इस वजह से ज्यादा हो रहा था, इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज मतलब उस टाइम पर नहीं हुआ करती थी 1921 के टाइम पर। केमिकल एक्सप्लोजन्स एंड फ्यूम्स, इट स्प्रेड क्विकली एंड इज कंटेजियस। उस टाइम की बात हो रही है 1918-1921 के बीच की, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। अभी के एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल पे, बाकी तुम अपने आप कोरोना वायरस भी ले सकते हो बिना किसी टेंशन के, राइट। Because of better medical facilities, vaccines, sanitary condition and public knowledge, these are now less common, right? अब आप ये देखो, आज के टाइम पे कैंसर का ट्रीटमेंट भी आ चुका है, पहले नहीं था। आज के टाइम पे खाली कैंसर नहीं, अपार्ट फ्रॉम कैंसर भाई साहब ऐसी ऐसी सर्जरीज आ चुकी हैं, ऐसी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज एश्योर हो चुकी है कि अगर बंदा 90% मर गया ना, 10% भी बचाया जा सकता है। आप इस बात को समझो। सैनिटरी कंडीशंस भी आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो चुकी हैं। देयर आर स्टिल सेवरल आउटब्रेक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द चिकनगुनिया, मलेरिया, प्लेग एंड स्वाइन फ्लू, राइट। बट कुछ बीमारियां अभी भी सालों में, मतलब 6 महीने में आती हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू। मतलब आप देखो ना यार, मॉनसून सीजन पे डेंगू फैलता है बहुत सारा, मतलब उसमें बरसाती मेंढक, आपको पता है मेंढक बरसात के समय में आते हैं, तो इस तरीके से, राइट। कुछ बीमारियां ऐसे एग्जिस्ट कर जाती हैं, बट हाँ 100% हम बीमारी को खत्म नहीं कर सकते 100% अवेयरनेस से, नो। ये नहीं है कि मैं अपने आप को साफ रख रहे हो तो बीमारी नहीं लगेगी, लगेगी भाई, बीमारी लगना भी जरूरी है, अपने अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, बट ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल ही ना आए, बुखार भी चढ़ना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, बट ये भी नहीं कि अति हो जाए भाई, अति तो बड़ा मतलब नुकसानदेह हो सकता है। सो फेमाइन्स आर अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंटली हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी। हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन फेमाइन्स एंड स्टारवेशन इन एन एग्रोक्लाइमेटिक क्लाइमेट दैट इज वेरी सस्पेक्टिबल टू फ्लक्चुएशंस इन रेनफॉल। अब आपने ये चीज समझनी है कि फेमाइन्स, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, है ना, और स्टारवेशन, एग्रोक्लाइमेटिक क्लाइमेट दैट इज वेरी सस्केप्टिबल टू फ्लक्चुएशंस इन रेनफॉल। बारिश कभी कभी देखो आप, बिन मौसम आ जाती है, जो मतलब ऐसे आ जा रही है, ऐसे आ जा रही है, तो बिना मौसम के बारिश भी बहुत खतरनाक बीमारी को लाने वाली बात हो जाती है कि भाई अभी बरसात का मौसम नहीं है और मैं भीग गया तो बीमार पड़ूंगा, राइट, मैं बीमार पड़ूंगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट। तो फेमाइन्स और स्टारवेशन का लॉजिक आपने समझना है, बिल्कुल सही बात है। फेमाइन्स वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ इश्यूज, फेमाइन बहुत सारे कारण की वजह से आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एडिक्वेट स्टेट एफर्ट्स, लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फेमाइन का मतलब भुखमरी, अच्छे से अनाज की सप्लाई नहीं हुई, बाजारों में बाजार नहीं लगी, मंडी में सब्जियां नहीं आई, तो ऑब्वियसली फेमाइन आ जाएगी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यस या नो। तो भाई अब लोगों तक फूड का एक्सेस नहीं पहुंचेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, ये आपको समझने वाली भी बात है।
ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, राइट। मतलब आप ये चीज समझो। तो प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन ये इंडिया से थे। दूसरे पर्सन कौन थे? डॉक्टर महबूब उलक, वो पाकिस्तान से थे। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो भाई अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनके हिसाब से फेमाइन इज नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ फूड ग्रेन। ये कहते हैं कि जो फेमाइन आती है खाली फूड ग्रेन के लैक होने से नहीं, इट में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इनएफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी आती है। फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स एंड पीपल्स इनएबिलिटी टू परचेज और अदरवाइज ऑब्टेन फूड। सही बात है। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वो मैं आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं। बट इनके हिसाब से आप सभी को ध्यान में रखना है कि फेमाइन का सबसे बड़ा कारण ओनली 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 क्या नहीं है? लैक ऑफ फूड ग्रेन। ये तो है ही, ओनली नहीं है। इसके अलावा मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो लोग खरीदने में सक्षम नहीं है, जो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, वो भी है। अब लेट से मान लो मेरे पॉकेट में 10 रुपए है और चीज बाहर 15 की मिल रही है, मैं कैसे ले पाऊंगा? और किसी के जेब में 10 भी नहीं है और 15 की चीज लेनी है जिससे पेट भरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फेमाइन आनी उसके लिए भी तय है। हमारे जिसमें गरीबी है, आप देखो ना पॉवर्टी एस्टिमेट, अच्छे से देखो ना पॉवर्टी एस्टिमेट का पूरा रेशो, पूरा ग्राफ, राइट। तो आपने ऐसे ध्यान रखना है, सिंपल। तो दीज अप्स एंड डाउन्स रूट कॉजेस, राइट, ये आपने अच्छे से ध्यान रख लेने हैं फेमाइन के। बाकी अपने लेवल पे भी आप रिलेट कर सकते हो, एग्जांपल्स वगैरह सभी, राइट, अच्छे से कर सकते हो। अब सर थोड़ा सॉल्यूशंस भी बता दो, सॉल्यूशंस भी बता दो, प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो आप देखो सॉल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एनहांस्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्पाइट चेंजिंग रेनफॉल लेवल्स थ्रू द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू इंप्रूव्ड कम्युनिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। यार हर बीमारी का इलाज है, मान लेते हैं, बट जो इलाज होता है ना, कभी कभी उसके भी पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट दोनों होते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट हाँ मच बेटर है कि अभी हमें ये भी नहीं पता होता रेनफॉल अपने समय से आएगी या नहीं आएगी। आजकल तो ये भी है, राइट, आजकल मौसम भी अपने हिसाब से चलने लगा है, बारिश भी अपने हिसाब से चलने लगी है, कोई चीज सीजनली हो ही नहीं पाती है सही से। जिस प्रकार त्योहार होने लगे दो दो, उस तरीके से ऐसी भी चीजें होने लगी, राइट। भले ही जब से ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इनसे बड़े बड़े सीड्स आ गए, मतलब लाइक केमिकल्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके ग्रोथ बढ़ा देना, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हार्वेस्ट कर लेना टाइप, उसके भी नेगेटिव इंपैक्ट्स है। लेकिन इससे एक बूस्ट मिला है, इससे एक बूस्ट मिला है। जिस प्रकार रेनफॉल का मैटर था बहुत ज्यादा, यार अभी भी 67% वैसे तो एरेटिक मॉनसून पे फार्मर्स डिपेंड है। एरेटिक मॉनसून पे कि वर्षा कब हो, बारिश का पानी कब मिले, कब हमारे खेतों में पानी जाए। भले ही आजकल लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत से ऐसे मेथड्स आ गए हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कर पा रहे हैं, राइट। खैर ये सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन तो है ही है भाई, जैसे हर शॉप की थेरेपी होती है, हर बीमारी का इलाज होता है, ऐसे ही ये सॉल्यूशंस कह सकते हैं कि बिल्कुल यार सही बात है, क्रॉप हार्वेस्ट हो जा रही है। एंड मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट टेक्स प्रिकॉशंस एंड एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट द पीपल आर हेल्प व्हेन देयर इज फेमाइन इन आ रीजन। अब मेडिकल फैसिलिटीज भी एश्योर हो चुकी हैं कि अगर किसी रीजन में फेमाइन वगैरह है या कुछ भी है, बीमारी है, तो मेडिकल फैसिलिटीज के जरिए सही हो जाएगा, मतलब हेल्प मिल जाएगी, एक कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। और इसका एक नरेगा, नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा है ना, महात्मा गांधी जी का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 2005 में आया था। इसने इंश्योर किया था दैट एवरीवन हैज अ जॉब so that they may relocate and purchase food in the event of a famine। इस एक्ट ने, इस प्रोग्राम ने, इस पॉलिसी ने 2005 में ये आई थी, यहाँ पे आपने लिख लेना अच्छे से, महात्मा गांधी जी का नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कि हर किसी को फूड का एक्सेस मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, एकदम गारंटी के साथ, राइट। फेमाइन वाले टाइम पे मतलब उन्हें मिलेगा, सिंपल सिक्योर पूरा, एक ये सॉल्यूशंस है। बाकी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। 9th में आपने पढ़ा है फूड सिक्योरिटी चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, तो थोड़ा रिकॉल करना। अब सोशियोलॉजी में सारी चीजें आ जाती हैं, समाज से जुड़ा हुआ हर टाइप, हर प्रकार का, हर चीज, हर एस्पेक्ट से जुड़ी हुई चीजें आ जाती है, राइट। तो
एक आपने ये याद रख लेना है जिससे आपको समझ आ जाएगा हाँ यार दिस इज द सॉल्यूशंस। खैर इसके भी नेगेटिव मतलब आप ध्यान रखना, कोई भी चीज है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बट हमें जैसे चलना है चलना है, राइट। खैर आई होप समझ आ गया हो। तो कमेंट्स में यार बताते रहा करो ताकि मुझे भी पावर मिले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स हो तो भी, राइट। सो अर्बन एंड रूरल डिफरेंसेस, अब हम अर्बन और अर्बन एरिया रूरल एरिया में डिफरेंसेस समझेंगे। तो रूरल रेजिडेंट्स मूव टू सिटीज, गांव छोड़ के लोग माइग्रेट हो रहे हैं सिटीज में इन सर्च ऑफ बेटर वर्क पॉसिबिलिटीज एंड अदर फैक्टर्स। अच्छा खासा काम मिल जाए, अच्छा पे मिल जाए, मतलब उनके पास लाइक अच्छी खासी एनर्जी है, वो अच्छा खासा मजदूरी करके लेबर वर्किंग करके या कुछ भी कमा सकते हैं, अपने घर में अच्छा खासा पैसा भेज सकते हैं, राइट। ये डिफरेंसेस हैं। रूरल एरियाज के अंदर 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड्स, इतनी पॉपुलेशन है, राइट। सो डिस्पाइट द फैक्ट, कई सारे फैक्ट के बावजूद दैट एग्रीकल्चर डोमिनेट रूरल एरियाज, agriculture dominate rural areas. There are several non agricultural industries as well, ये भी चलती हैं बट ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज चलती हैं रूरल एरियाज में, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिसेज, स्मॉल एंटरप्राइजेस, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस। नॉन एग्रीकल्चरल भी चल रही हैं बट एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर उनका रेशो कम है, लेकिन ये भी अब है। गांव भी अब गांव नहीं रह गए मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे भाई, मेरे छोटे छोटे बहन, गांव भी अब गांव नहीं रह गए। बट हाँ आपने अर्बन रूरल डिफरेंसेस, अर्बन टाइप ऑफ सेटलमेंट, रूरल टाइप ऑफ सेटलमेंट समझ लेना है, राइट। इस प्रकार आई होप आपको समझ आ गया हो, क्लियर, समझ आ गया। अर्बन अर्बन एंड अर्बन, बार बार बोल रहा हूँ यार, अर्बन एंड रूरल डिफरेंसेस वो कई बार जल्दी जल्दी निकल जाता है। अब देखो रीजंस पीपल मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन रीजन्स इंक्लूड, भाई क्या है कारण जिस वजह से गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं लोग, बताओ जरा। वन ऑफ द रीजंस पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज बिकॉज ऑफ द मास मीडिया व्हिच आल्सो मेक्स द रूरल रीजन अवेयर ऑफ द अर्बन एरिया। मास मीडिया अर्बन एरिया में ज्यादा अवेयर है, राइट। और भी फैक्टर्स से, खाली एक फैक्टर ये नहीं है कि इन सर्च ऑफ बेटर जॉब, बेटर वर्किंग, और भी फैक्टर्स हैं वहां पे, उनकी पॉपुलैरिटी भी हो जाती है, उन्हें लोग जानते भी हैं, उनके स्किल्स को भी जान लेते हैं, ये भी है, राइट। कई कारण होता है, शहरों पे ज्यादा फोकस होता है बट अभी गांव में भी है। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, ब्रैकेट में आंसर कर सकते हो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, एप्लीकेशन बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो इतनी पावर बना के जाओ कि लिखो। ये जरूरी नहीं है एज इट इज लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आराम आराम से स्पीड कर दो। अगर आपका व्यूअर एक्सपीरियंस लाइक बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा तेज कर देना, नहीं तो आराम आराम से समझ लेना, लीड वीड लगा के साइलेंट प्लेस पे बैठ के अच्छे से समझ आ जाएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस अच्छे से, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में रिलेटेड टू दिस लिख पाओ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट। सो रूरल एरियाज रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब आप ये देखो रूरल एरियाज के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट एक्सटेंट, ये भी है। दे आर मूविंग टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक रिवर्स ड्राइंग अप एंड लैंड ओइंग टू बिल्डिंग। तो ये सब कारण है जिस वजह से माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन में। ऐसे याद कर लेना है भाई, ये सारे कारण हैं जिस वजह से गांव छोड़ के लोग शहर में आ रहे हैं। अर्बन सेटिंग्स आर मोर एनोनिमस एंड कास्ट एंड अदर डिस्टिंक्शन आर लेस इंपॉर्टेंट। अब ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है, कारण है कि भाई देखो यहाँ पे ना कास्ट वास्ट उतना नहीं ध्यान देता इंसान, काम होना चाहिए बस, अच्छे से काम करो, पे लो, अपनी एनर्जी लगाओ और अपने आप को पॉपुलर बनाओ। यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड मतलब अर्बन एरिया में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप अपर के हो या मिडिल के हो या लोअर के हो, अच्छा काम करो, अच्छी सैलरी लो, सिंपल। मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के अंदर दोज विदाउट फॉर्मल एजुकेशन कैन चूज व्हाटएवर करियर दे वांट। अब मान लो लेट से मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर मेट्रो स्टेशन के अंदर स्वीपर का काम भी मिल सकता है तुम्हें, अगर आप पे एजुकेशन नहीं है तो किसी अच्छे खासे डिपार्टमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कुछ भी वो हायर कर सकते हैं और आपको गांव से अच्छा पे दे देंगे, राइट। दिल्ली के अंदर आप मान लेना मतलब कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट है ना 5K यानी 5,000 रुपए अच्छे से दे देता है यहाँ पर, मतलब कोई भी स्वीपर का काम कम आवर्स का,
वैसे ज्यादा ही देता होगा, बट मैं एक रैंडम आपको एक राउंड फिगर बता रहा हूँ। बट इतना आपको गांव में भी नहीं मिलता। गांव में क्या है कि पहली बात तो पूरे दिन लगे रहोगे और पता नहीं उतने पैसे कमा पाओगे या नहीं, ये अभी भी ये हाल है, राइट। और मेगापोलिस आर सिटी विद बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सबर्ब्स सच एज द नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव काफी कुछ यहाँ पे है, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं, मॉल्स वगैरह बहुत सारे हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं इवेंट चलता रहता है, तो बंदे हायर कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई थोड़ी चाहिए, आओ भाई हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करो, हमारा प्रचार करो, हमारी ज्वेलरी ऑफर में न्यू ईयर ऑफर निकला है, कस्टमर अंदर करो, ले जाओ डेली के 500 700 800 जो भी बनते हैं। कस्टमर का भी परसेंटेज है, अगर उसने 1 लाख की शॉपिंग करी तो भाई 10% तेरे, ये सब चलता है शहरों में, ये सारी चीजें हैं, राइट। तो ये कारण हो गया। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब आपको अपनी भाषा में भी लिखना हो तो लिख सकते हो। और हाँ यार, दिल्ली के और जो भी सिटीज में रहते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वो इन चीजों को तो पहले से जानते हैं, नहीं है उनके लिए बातें, राइट। अब समझो लास्ट टॉपिक, इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी। इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन 1952। पॉपुलेशन से रिलेटेड पहली बार सबसे पहले 1952 में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, राइट। इट मेड एन एफर्ट टू चेंज द रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन अ डायरेक्शन दैट वाज सोशली डिजायरेबल। इस पॉलिसी ने समाज में जो जो इच्छाएं थी, मतलब जो भी सोशली डिजायरेबल की तरफ डायरेक्शंस थे, तो इसमें ऐसा हुआ था कि भाई ग्रोथ रेट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन में कुछ एफर्ट लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फैमिली प्लानिंग्स होगी ग्रोथ रेट पे कंट्रोल करने के लिए। कितना मतलब कितने साल पहले ये पॉलिसी आई थी, फिर भी हम प्लस जाते गए, फिर भी हम प्लस जाते गए, थोड़ा समझना। इट्स गोल्स, क्या गोल्स थे? were to regulate the population and spread information in a way that was acceptable to society। समाज में फैलाओ, सबको बताओ कि भाई इसका गोल्स, इस पॉपुलेशन पॉलिसी का गोल्स यही है कि थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड ना स्टेबलाइज करना है मामला, मतलब ठीक है यार, मतलब सही से चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है, राइट। यूटिलाइजिंग बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स, बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स को यूटिलाइज करना है। लिमिट बर्थ और लोअर देन बर्थ रेट, मतलब कम से कम हो। अगर आपके घर में मैक्सिमम 2 चाइल्ड मतलब पैदा हो रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है यार। बट इंडिया में तो भाई क्या ही बताएं, प्लस ही चला है, 52 से ये पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप समझो, कई बार तो ऐसा था इस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं चल रहा था ऐसा भी कुछ है। इलिटरेसी ज्यादा थी ना इस टाइम पे, तो लोगों को मतलब लोग बाग को पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ मतलब है, राइट। सो मीडिया वॉज रेस्ट्रेंड, मीडिया को भी रोका गया, राइट। सो अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि चलो इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी, इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी पहली बार तो 53 में आई, राइट। उसके बाद संजय गांधी जी, द यंगर सन ऑफ मिस इंदिरा गांधी जी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड अ मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, राइट। इनके जरिए भी एक मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, राइट। सो टू मैनेज द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब कंट्री की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, सिंपल। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मास स्टेरिलाइजेशन किसके जरिए लॉन्च हुआ था, राइट। अब इसमें हुआ क्या, वुमेन अंडरवेंट ट्यूबिक्टोमी, मतलब जो महिलाओं की नसबंदी हुई उसको हमें ट्यूबिक्टोमी मतलब कहा जाता है, और जो पुरुषों की हुई, मैन वर वेरी हेस्टिली परफॉर्म्ड वेसिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी वेसिक्टोमी, राइट। वेसिक्टोमी फॉर मैन, ट्यूबिक्टोमी फॉर वुमेन, ये आपने याद रखना है, राइट। द मास स्टेरिलाइजेशन कैंप, मतलब इसके जरिए पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन ऑल गवर्नमेंट टीचर्स एंड डॉक्टर्स, मतलब इन सब पर भी इंपैक्ट पड़ा, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे इन सब पर भी, सिंपल। एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इट वाज रिन्यूड, मतलब NFWP, इसको भी रिन्यू किया गया। तो ये दूसरा था पॉपुलेशन को मैनेज करने का प्रोग्राम, मास स्टेरिलाइजेशन बाय दी मिस संजय गांधी, सॉरी मतलब संजय गांधी, मिस इंदिरा गांधी जी के बेटे, सिंपल। दोनों ने मिलकर, मतलब आप ये देख सकते हैं नसबंदी जो हुई थी, आप 12th में पॉल साइंस में लाइक ये पढ़ रहे होंगे इमरजेंसी के बाद, मतलब एक छोटा सा कॉलम भी आता है, टॉपिक भी आता है, राइट। ऐसे आपने समझ लेना है। एंड इन दिस स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स वाज ओनली परमिटेड with the consent of the individuals and required their
सिग्नेचर। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ओनली परमिटेड मतलब हर इंडिविजुअल से सिग्नेचर बहुत जरूरी हो गया था कि भाई सिग्नेचर करना पड़ेगा, एक कंसेंट साइन करना पड़ेगा, जब जाके आप इस स्टेरिलाइजेशन में आएंगे। सिंपल। दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। मजे से समझ में आ गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अच्छे से समझ आ गया कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारे देश का कैसे तैयार होता है, एग्जैक्टली स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशंस, पूरा ट्रांजिशन थ्योरी एंड पूरी ग्रोथ, अप्स एंड डाउन्स, रूट कॉजेस, पॉपुलेशन पॉलिसीज। सीधा आप मिलेंगे चैप्टर नंबर 2, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन, राइट। स्टार्ट करेंगे, बाकी आपने अच्छे से पार्ट वाइज चैप्टर को पक्का कर लेना है। So thanks for watching. God bless you all students. We'll see you in the chapter number 2. Okay, tata.